तो अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में पहले टिश्यूज वगैरह का टॉपिक आता था, बट अब वो सब डिलीट हो गया है और सीधा सीधा बस एक टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास, और उसका नाम क्या है? फ्रॉग। तो चैप्टर का नाम भले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हो, बट इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने क्या वाले हैं? फ्रॉग के बारे में पढ़ने वाले। तो जो है हमारा मेन हेडिंग और जो टॉपिक है आज का वो क्या है? फ्रॉग। ठीक। अगर हम बच्चे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के केस में इसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया, मतलब एनिमल किंगडम में मिलेगा। अगर हम इसके फाइलम की बात करें तो इसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है। सुपर क्लास जो है इसके, वैसे अगर हम बात करें सुपर क्लास करो, क्लास की बात करूं, इसकी जो क्लास है वो क्या है? एम्फीबिया है। क्या है? एम्फीबिया है। और इसका शुभ नाम जो है राना टिग्रिना है। राना टिग्रिना। हाँ, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? राना टिग्रिना। हाँ, राना टिग्रिना। अगर हम बात करें फ्रॉग के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी बात करें? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम फ्रॉग के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है ना? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, या फिर पोइकिलोथर्मस बोलते हैं। अपना बॉडी टेम्परेचर ह्यूमंस रेगुलेट कर पाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? होम्योथर्म्स बोलते हैं। एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था क्या चीज? वार्म ब्लडेड बोलेंगे उनको, और क्या? एनिमल किंगडम में ऐसा पढ़ा रखा है। तो अगर हम बात करें पोइकिलोथर्मस, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाना। अगर अपना बॉडी टेम्परेचर कोई एनिमल मेंटेन कर पाता है तो उसे वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्म्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कैन नॉट रेगुलेट, कैन नॉट रेगुलेट्स इट्स बॉडी टेम्परेचर, इट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। एक और चीज इनके अंदर जो देखने को मिलती है वो क्या है? फ्रॉग जो है दो फेनोमेना शो करते हैं। एक को हम बोलते हैं एस्टिवेशन, और एक को बोलते हैं हम हाइबरनेशन। हाइबरनेशन आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। क्या होता है हाइबरनेशन? फ्रॉग जो है या कोई भी एनिमल जब विंटर स्लीप करता है, रात को मतलब ठंड के मौसम में ठंड से या कोल्ड इन्वायरमेंट से बचने के लिए सो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप या हाइबरनेशन। तो ये है क्या? ये है बच्चे विंटर स्लीप। क्या है ये? विंटर स्लीप। अब ये हो क्यों रही है? टू अवॉइड कोल्ड, टू अवॉइड
कोल्ड, कोल्ड को अवॉइड करने के लिए। अच्छा, करते क्या है इसमें, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर लेते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म को क्या कर लेंगे, स्लो डाउन। मेटाबॉलिज्म ये क्या कर लेंगे बच्चे, स्लो डाउन कर लेते हैं। और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये अपने आप को बरी कर लेते हैं इन द डीप सॉइल। तो अपने आप को डीप सॉइल के अंदर क्या कर लेंगे, बरी कर लेंगे और वहीं पर मौजूद रहेंगे जब तक ठंडा मौसम रहेगा, दफना लेना, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन होता है समर स्लीप बच्चे। कैसा स्लीप, समर स्लीप। अब सोच रहे हो समर में भी सो रहे हैं, विंटर में भी सो रहे हैं, तो इनका जीवन सोते सोते ही कट रहा है, ठीक है ना। तो समर स्लीप करेंगे और समर स्लीप में भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करेंगे। वही सेम मेटाबॉलिज्म क्या कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे। और ये क्यों करते हैं, टू अवॉइड हीट, टू अवॉइड हीट। तो जब बरसात का मौसम चल रहा हो तो गाना गाते हुए निकलेंगे बरसात के मौसम में, ठीक। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर थे फ्रॉग के, अभी और भी हैं, उनकी बात करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो। अच्छा, यहाँ टू अवॉइड हार्ट नहीं होगा, हीट होगा। क्या होगा, हीट। मैं सही कर रहा था फिर भी मैंने गलत ही लिखा इसको, है टू अवॉइड हीट। आगे चलते हैं। तो फ्रॉग में दो चीजें और देखने को मिलेंगी। एक वर्ड है कैमोफ्लेज। क्या है, कैमोफ्लेज। और एक वर्ड है बच्चे मिमिक्री। क्या है, मिमिक्री। कैमोफ्लेज जो होता क्या है, अपने आप को बचाने के लिए इन्वायरमेंट के जैसा कलर हो जाना, इन्वायरमेंट के जैसा अपनी बॉडी का कलर कर लेना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कलरेशन, ठीक। और कैसे हो जाएंगे, टू हाइड इटसेल्फ, या टू ब्लेंड बोल सकते हो, टू ब्लेंड इटसेल्फ फ्रॉम एनवायरमेंट, फ्रॉम टू ब्लेंड इटसेल्फ एज एनवायरमेंट। कैसे, किसकी तरह, एनवायरमेंट की तरह अपने आप को क्या कर लेंगे, कलर कर लेते हैं। मिमिक्री भी किसके लिए होता है, यहां भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये भी किस लिए करते हैं, प्रोटेक्टिव। वैसे अगर बताऊं मैं, तो कैमोफ्लेज और मिमिक्री में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे कैमोफ्लेज में जब भी कोई एनिमल एक दूसरे एनिमल को खा जाता है, जैसे मान लिया फ्रॉग है, तो भैया फ्रॉग को खाने वाला कोई ना कोई एनिमल होगा, तो फ्रॉग को ढूंढता होगा। जब फ्रॉग को ढूंढ रहा है वो, तो फ्रॉग आसानी से दिखाई ना दे, इसलिए जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उस इन्वायरमेंट के जैसा अपना बॉडी कलर कर लेगा, ठीक। इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज। मिमिक्री क्या होती है, नकल करना होता है। कुछ केसेस में मिमिक्री कैमोफ्लेज दोनों सेम हो जाते हैं। जब मिमिक्री में जब ऐसा हो कि एनिमल अपने आप को एनवायरनमेंट के जैसा कर रहा हो, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल, या मैं बोलूं एनवायरनमेंट की नकल करना, तो मिमिक्री और कैमोफ्लेज सेम हो गया। लेकिन मिमिक्री अलग कब है, कभी कभी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक एनिमल है वो किसी दूसरे एनिमल की नकल करेगा ताकि वो किसी दूसरे या प्रीडेटर से अपने आप को क्या कर पाए, बचा पाए। जैसे लाइक एक बटरफ्लाई होती है, वायसराय बटरफ्लाई, और एक मोनार्क बटरफ्लाई। तो मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, मतलब अगर उसको कोई इंसेक्ट या कोई प्रीडेटर आके खाता है तो टेस्ट क्या आता है, बहुत गंदा आता है। तो इसलिए मोनार्क बटरफ्लाई को कंज्यूम नहीं करते हैं। तो जो वायसराय बटरफ्लाई है, ये बात इसको समझ में आ गई। अब वायसराय बटरफ्लाई का टेस्ट बड़ा बढ़िया था, तो इसको प्रीडेटर पकड़ पकड़ के खाते थे। तो वायसराय बटरफ्लाई ने क्या किया, अपना बिहेवियर या अपने अंदर चेंज क्या किया
कि वो दिखने लगी कैसे, मोनार्क बटरफ्लाई की तरह। तो अगर दिखेगा मोनार्क बटरफ्लाई की तरह तो ये समझ के कि ये मोनार्क है, उसको प्रीडेटर क्या कर देगा, छोड़ देगा और वो बच जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहां एक एनिमल दूसरे एनिमल की नकल कर रहा है तो मिमिक्री है। अगर नकल किसकी हो रही है, एनवायरमेंट की, तो वो क्या है, कैमोफ्लेज। वो क्या है, कैमोफ्लेज। क्लियर बात। अब सुना ध्यान से, अगर हम बात करें तो फ्रॉग में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक फ्रॉग की एनाटॉमी पढ़नी है, एक मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। हाँ, एक फ्रॉग की क्या पढ़नी है, एनाटॉमी, और एक मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है बच्चे, भैया फ्रॉग की फिजिकल अपीयरेंस, और एनाटॉमी क्या होती है, फ्रॉग की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉग की अपीयरेंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, बाहर से कैसा दिखता है, स्किन कैसी है, बाहर से पैर कितने हैं उसके पास, लिम्स कितने हैं, कौन से ऑर्गन्स किसमें हेल्प कर रहे हैं, आईज वगैरह कैसी हैं, कितनी हैं, ईयर्स के बारे में, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में। एनाटॉमी में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब फ्रॉग की पढ़ेंगे, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रॉग का एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सारी चीजें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब फ्रॉग के बारे में हम देखेंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास दो चीजें पढ़नी है, एक मॉर्फोलॉजी और एक एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। तो अगर मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप फ्रॉग के बॉडी को बाहर से देखोगे तो उसकी स्किन कैसी होगी, मॉइस्ट, चिपचिपी सी होती है स्किन। कैसी होती है, चिपचिपी स्किन होती है, यानी मॉइस्ट स्किन। कैसी स्किन होगी, मॉइस्ट स्किन होगी। सही बात है। और अगर हम बात करें तो फ्रॉग की जो बॉडी होती है ना, वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट में। एक है इसका हेड और दूसरा है इसका ट्रंक। हेड के नीचे जो भी पोर्शन है वो क्या है, ट्रंक है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, सर नेक और टेल नहीं मिलती है। इसमें क्या नहीं मिलती है, नेक और टेल अब्सेंट होती है। तो नेक एंड टेल क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो भैया नेक और टेल तो फ्रॉग में नहीं मिल रही है, बट अगर हम आगे चलते हैं तो सुनना ध्यान से, अगर आप फ्रॉग की किसकी बात करोगे, हेड की। किसकी बात करोगे, हेड की। तो हेड में क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले हेड में आपको माउथ मिलेगा, हेड के अंदर आपको आईज मिलेंगी। आईज जो होंगी बच्चे, इसके ऊपर क्या होगी, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। कवरिंग ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यानी आईज के ऊपर एक कवर होगा, पतली सी फिल्म होती है, जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद इनके पास क्या होगा, ईयर होगा। ईयर जो होगा उसको हम बोलते हैं बच्चे टिम्पैनम। क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। जैसे अगर आप फ्रॉग में देखोगे तो ऐसे बाहर एक्सटर्नल ईयर नहीं मिलते हैं, बस आप एक्सटर्नल ईयर को अगर रिमूव कर दोगे तो अंदर का पूरा पोर्शन होगा, ये बाहर वाला पोर्शन नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। टिम्पैनम का मतलब होता है ईयर ड्रम। क्या होता है, ईयर ड्रम। तो मतलब इनके पास बाहर एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ईयर ड्रम इनके पास मिलता है। क्या मिलता है इनके पास, ईयर ड्रम। तो माउथ मिलेगा, आईज मिलेंगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, आईज जो होती हैं बच्चे वो बल्जिंग आईज होती हैं। कैसी आईज, बल्जिंग आईज। मतलब ऐसा लगेगा कि बड़ी बड़ी सी आंखें क्या निकली हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई हैं। इसे बोलते हैं हम क्या, बल्जिंग आईज। नोट डाउन करो इसको। अगर हम आगे चलें, अच्छा आगे जाने से पहले एक और चीज लिख लेना इसमें, नॉस्ट्रिल। क्या लिख लेना, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल समझते हो ना, ये नाक, सांस लेने के लिए। ठीक।
तो अब अगर हम आगे चलें तो हेड के बाद अगर हम बात करें तो ट्रंक आता है। क्या आता है? ट्रंक। ट्रंक में क्या मिलेगा? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, ये सब देखने को मिलेंगे। और आपको क्या मिलेंगे? लिम्स। लिम्स का मतलब क्या हुआ? हाथ पैर। अगर हम बात करें जो लिम्स होते हैं इनके, वो हेल्प करते हैं कहाँ? लिम्स हेल्प करते हैं वॉकिंग में, रनिंग में, बरोइंग में, लीपिंग में, लीप मतलब जंप करना, ईटीसी। इन सब में क्या करते हैं? इसको हेल्प करते हैं। और जो लिम्स होते हैं बच्चे, या मैं फीट बोलूं, ये कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं। चलो अभी नीचे लिख दूंगा इसको। अगर मैं बात करूं तो लिम्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फोर लिम्स और एक होते हैं हाइंड लिम्स। फोर लिम्स और एक क्या होते हैं? हाइंड लिम्स। मतलब आगे के पैर और पीछे के पैर। इनके पास तो चारों पैर ही हैं, तो हमारे पास तो दो हाथ हैं, तो फोर लिम्स को हम अपने लिए क्या बोलते हैं? हाथ। और लोअर लिम्स को क्या बोलते हैं? पैर बोलते हैं। यहाँ हम फोर एंड हाइंड मतलब टोटल चार पैर होंगे, दो आगे और दो पीछे। तो जो फोर लिम्स होते हैं बच्चे, इनमें चार डिजिट होते हैं। मतलब कितनी उंगलियां होंगी? फोर डिजिट्स, चार डिजिट होंगे। और याद रखना ये होते हैं लेस मस्कुलर। क्या होते हैं? लेस मस्कुलर, यानी इसमें मसल्स कम होती हैं, आगे वाले पैर में ताकत थोड़ी कम होती है। हाइंड लिम्ब में फाइव डिजिट होंगे, मतलब पांच पांच उंगलियां हैं पीछे वाले पैर में। और ये क्या है? मस्कुलर फीट। और आपको होता है इनके जो लिम्स यानी पैर होते हैं ना, इसको खाते भी हैं बहुत सारे लोग, मसल मिलती है ना, इसको बहुत सारे लोग खाते भी हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आता है बॉडी। इनके बॉडी में एक होगा डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। क्या हुआ? तो बॉडी के अंदर क्या होता है? एक डॉर्सल होता है और एक वेंट्रल। तो डॉर्सल जो होता है बच्चे, वो कैसा होता है? ओलिव ग्रीन। कैसा होगा? ऑलिव ग्रीन होगा। और इसमें क्या होंगे? डार्क स्पॉट होंगे, डार्क स्पॉट होंगे। जबकि वेंट्रल जो होते हैं वो कैसा होगा? पेल येलो, यानी हल्का सा लाइट येलो। और पेल येलो कलर के साथ साथ ये कैसा होगा? रेगुलर, यानी एक जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बट ऊपर वाली बॉडी में एक जैसा पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने क्या समझा बॉडी फॉर्म के बारे में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो देख करके। तो अगर हम बात करें तो यहां मैं कुछ लिख रहा हूं कैरेक्टर। क्या लिख रहा हूं? कैरेक्टर। और यहां मैं लिख रहा हूं मेल, और इधर मैं क्या लिख रहा हूं? फीमेल।
जैसे वोकल सैक, क्या वोकल सैक, वोकल सैक आपने देखा होगा, फ्रॉग जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो जो वोकल सैक होते हैं वो मेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन फीमेल में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा कॉपुलेटरी पैड, कॉपुलेटरी पैड, अब कॉपुलेटरी पैड क्या होते हैं बच्चे, रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, जो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और मेल के अंदर कॉपुलेटरी पैड मिलता है, फीमेल के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुना ध्यान से, जो वोकल सैक हैं ये किसमें हेल्प करते हैं, साउंड प्रोडक्शन में। किसमें, वोकल सैक यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड। और ये जो साउंड प्रोडक्शन होती है ना, इसको हम बोलते हैं बच्चे मेटिंग साउंड। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटिंग साउंड, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल को इनवाइट करना, इसे हम बोलते हैं मेटिंग साउंड। ठीक, तो ये हो गई बात फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी में। नोट डाउन करो इसको, यहां ऐड कर दे रहा हूं, नोट करके यहीं लिख दे रहा हूं। इनके फीट जैसे होते हैं, कैसे, वेब्ड, वेब्ड फीट। पैरों में क्या लगा होगा, वेब लगा होगा, जिससे इनको क्या मिलता है, हेल्प स्विमिंग में। किसमें हेल्प मिलता है, स्विमिंग में हेल्प मिलता है। हो गया ना। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है बच्चे एनाटॉमी। क्या आता है, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। अगर हम फ्रॉग के एनाटॉमी की बात करें तो फ्रॉग की एनाटॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रॉग की एनाटॉमी में हमें समझना है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, हमें समझना है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमें समझना है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें समझना है इसका एंडोक्राइन सिस्टम, हमें पढ़ना है इसका न्यूरल सिस्टम, और हमें पढ़ना है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है चेक करके। अब देखो, इसमें हम स्टार्ट कर दे रहे हैं आज के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी धीरे धीरे करके हम मतलब मान के चलो अगली क्लास में बाकी सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। सुनना ध्यान से, अगर बच्चे में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आती हैं। एक तो आती है इनका एलिमेंट्री कनाल, क्या आती है इनकी, एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल, और दूसरे आते हैं बच्चे डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या आते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। आपको पता है पूरी एक ट्यूब है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक पूरी क्या है, एक ट्यूब। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ समझना क्या क्या होगा। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है कहाँ से, माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से। सही बात है। आपको पता है माउथ में क्या मिलेगा, बकल कैविटी। क्या मिलेगा, बकल कैविटी, यानी माउथ के अंदर जो भी कैविटी होती है, स्पेस होती है, उसे क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी के बाद बच्चे आता है फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स, जहां से
एयर एंड फूड दोनों पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपको मिलेगा क्या? ईसोफेगस। क्या मिलेगा? ईसोफेगस। और ईसोफेगस के बाद क्या मिलेगा आपको? ईसोफेगस के बाद जो मिलेगा वो है स्टमक। क्या मिलेगा? स्टमक। और स्टमक के बाद आपको क्या मिलेगा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बाद क्या मिलेगा? रेक्टम। क्या मिलता है? रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या मिलेगा? क्लोइका। हाँ। और क्लोइका के बाद मिलेगा क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर अभी बना रहा हूं। मतलब ये पूरा सिस्टम है जहां से स्टार्टिंग माउथ से होगी और एंडिंग कहां होगी? क्लोइकल अपर्चर में होगी। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे केस में इंटेस्टाइन स्मॉल है, लार्ज होती थी, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट होते थे उसी में एक पार्ट होता था रेक्टम, जो टेम्परेरली क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है और जब जरूरत होती है तो एनएस के थ्रू बाहर कर देता है। लेकिन इनके पास एनएस नहीं मिलता, इनके अंदर क्या मिलता है? क्लोइका मिलता है। क्या मिलता है? क्लोइका। और उसकी ओपनिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं? क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कैसे पूरा सिस्टम चल रहा है। एलिमेंट्री कैनाल जो होगी बच्चे फ्रॉग की, वो होती है शॉर्ट। क्या होती है? शॉर्ट। क्यों भाई साहब? बिकॉज ये क्या है? कार्निवोरस है। बिकॉज दे आर कार्निवोरस। क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं, इसी वजह से इनकी इंटेस्टाइन क्या होगी? छोटी होगी। और अगर आप बात करोगे इनके डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो इनके डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से आते हैं? जैसे लीवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ईटीसी। तो ये सारे ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं इनके अंदर। इसको नोट डाउन करो, अगले पेज में चलता हूँ। अब सुना ध्यान से। अगर हम बात करें, ये जो सबसे पहला वाला पोर्शन है बच्चे, इसको हम बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। ये क्या है? स्टमक। और ये है इंटेस्टाइन। ये क्या है? इंटेस्टाइन। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रेक्टम। और इसको हम बोलते हैं बच्चे क्लोइका। और इसकी जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल। इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई देता है। ठीक। अगर मैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं बच्चे, तो सबसे पहली बात और कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होगा वो कहां होता है?
स्मॉल, सॉरी यहाँ तो इसे इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एंड इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? विली। और बताओ विली का काम क्या होता है? ये क्या कर देती हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें फूड जब स्टमक में पार्सली डाइजेस्ट होता है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक, तो स्टमक के अंदर जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है बच्चे, इस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? काइम, CHYME। वैसे अगर हम माउथ के अंदर फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं ना, तब उसे हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? बोलस। तो यहाँ पर एक तो काइम आपको पता होना चाहिए, और दूसरा कि भैया जो इंटेस्टाइन है वहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अब सुनना, मेरे पास क्या है? ग्लैंड्स हैं। अच्छा, इनके पास फिंगर लाइक सरफेस थे जिससे उन्होंने एब्जॉर्प्शन किया, और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर हुआ। अच्छा, इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन में, उसमें हेल्प कौन करता है? हेल्प बाय बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, मतलब पैनक्रियास से जो जूस निकलते हैं वो हेल्प करते हैं, और बाइल जूस जो कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है, वो हेल्प करता है क्या? कंप्लीट डाइजेशन में। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अब सुना, अगर आगे चले हम, तो अगर हम ग्लैंड की बात करें तो हमने पढ़ा था लीवर। लीवर जो होता है क्या करता है? इनके अंदर बाइल प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? बाइल प्रोडक्शन, यानी बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस आपको पता है कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और बाइल जूस का काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या मतलब होता है इसका? कि बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को किसमें तोड़ देना है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ये किसका काम होता है? बाइल जूस का। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे पेनक्रियाज। बताना पेनक्रियाज का काम क्या होता है? भाई हमने पढ़ा था ना ह्यूमंस के अंदर पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, क्लास 10 में पढ़ा था। तो पैनक्रियाज जो बनाएगा पैनक्रियाटिक जूस, उसमें एंजाइम्स होते हैं। कोई एंजाइम का नाम याद है किसी को? पैनक्रियाटिक जूस, वो तो इंसुलिन हार्मोन हो गया, मैं एंजाइम पूछ रहा हूँ। जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, सब सुना होगा ना। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है? कंटेन एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं भाई साहब? डाइजेस्ट करते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक वाला ग्लैंड। और ये क्या करता है? सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। क्या बनाता है? गैस्ट्रिक जूस।
अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंटेन HCl प्लस पेप्सिन प्लस म्यूकस। याद है, म्यूकस स्टमक की वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को, और HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर वर्किंग ऑफ पेप्सिन। अगर हम बात करें तो ये जो लीवर से निकला हुआ जूस है और पैनक्रियास से बना हुआ जो जूस है, यानी लीवर से निकला हुआ जूस और पैनक्रियास से बना हुआ जूस, ये दोनों जाकर ये कहाँ होते हैं, ओपन एंड रिलीज्ड इनटू इंटेस्टाइन। कहाँ रिलीज होंगे, इंटेस्टाइन में होंगे रिलीज। किसके थ्रू, कौन सी ट्यूब लेके जाएगी, वाया कॉमन बाइल डक्ट, वाया कॉमन बाइल डक्ट, वाया कॉमन बाइल डक्ट ओपन होंगे। अब अगर हम बात करें इजेशन की, यानी रिमूवल ऑफ फूड, तो भाई साहब कुछ नहीं, इसमें क्लोइका के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सही बात है, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड वाया क्लोइका। किसके थ्रू रिमूव करते हैं, क्लोइका के थ्रू रिमूव करते हैं। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। अब अगली क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी जो भी सिस्टम बच रहे हैं उसको खत्म करके और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास।